नमस्कार। आज हम अकेलापन और पार्थक्य ये जो डायरी अंश है इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के एक कस्बे श्योपुर यानी ग्वालियर में हुआ है। उन्होंने एमए की उपाधि 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने अध्यापन, पत्रकारिता और वायुसेना आदि क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। उन्होंने सरकार के सूचना विभाग तथा आकाशवाणी में भी कार्य किया है। नया खून नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। मुख्य रूप से वे कवि तथा विचारक थे। इनकी मृत्यु सन 11 सितंबर 1964 में हुई है। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं यह देखिए कि चांद का मुंह टेढ़ा है, एक कविता संग्रह है उनका। दूसरी है कामायनी, एक पुनर्विचार। कामायनी एक रचना है महाकाव्य, उसका पुनर्विचार ये एक रचना उन्होंने लिखी है। इसका शीर्षक ये है कामायनी एक पुनर्विचार। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। एक साहित्य की डायरी जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, अकेलापन और पार्थक्य, ये जो डायरी अंश है जिसका हम अध्यापन करने वाले हैं, यह डायरी अंश इसी डायरी से लिया हुआ। उनकी एक डायरी है, एक साहित्य की डायरी नाम से डायरी प्रसिद्ध है, तो उसी से ही ये लिया हुआ अंश है। इसके साथ ही नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, विपात्र और सतह से उठता आदमी आदि साहित्यिक रचनाएं उनकी मिलती है। प्रस्तुत डायरी अंश जो है उस प्रस्तुत डायरी अंश पुस्तक एक साहित्य की डायरी से संकलित है। इसमें मुक्तिबोध जी ने निजी धरातल पर अपनी एक कविता की रचना प्रक्रिया का उद्घाटन करते हुए आधुनिक युग के बौद्धिक मनुष्य की प्रमुख विडंबना सामाजिक अलगाव की चर्चा की है। यहाँ पर अकेलापन और पार्थक्य हम देखते हैं तो वैसे दो शब्द है, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है। समानार्थी शब्द रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अकेलापन और पार्थक्य। लेकिन यहाँ पर बारीकी से देखें तो अकेलापन और पार्थक्य दो अलग अलग शब्द है। जैसे कि हम देखते हैं अकेलापन, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने साहित्यिक रचना करना चाहता है या जैसे कि कुछ काम में एकाग्रता चाहता है तो समाज से थोड़ा सा दूर जाता है या लोगों से दूर जाकर एकाग्रता प्राप्त करने की कोशिश करता है, वह है अकेलापन। लेकिन पार्थक्य का अर्थ है वह भी अकेलापन है लेकिन अलग है। इसका भाव है कि पार्थक्य ने समाज से लोगों से टूटना। जैसे कि आधुनिक काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वे लोग जो है समाज से लोगों से टूट रहे हैं, अपनों से, माता पिता से, भाई बहनों से रिश्ता ही तोड़ रहे हैं। इसका मतलब है अपनी जिंदगी खुद वे जीना, समाज से वो अलग हो रहे हैं। यानी बौद्धिकता के क्षेत्र में जो बुद्धिवादी लोग हैं वे तो ज़्यादा तौर पर हम देखते हैं कि समाज से दूर जाते हुए देख रहे हैं। यानी वे एक प्रकार से समाज के सुख दुख हो या समाज से कोई भी बात है उससे अपना लेना देना नहीं है, ऐसा समझकर जो जी रहे हैं वह है पार्थक्य। और अकेलापन इसका मतलब है कि मनुष्य जैसे कि कुछ काम के लिए थोड़ा सा लोगों से अलग होता है, ये बात अलग है। तो ये जो आजकल के बौद्धिक लोगों की जो विडंबना है, यानी वे समाज से टूट रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इसका ही वर्णन जिक्र इन्होंने इस डायरी अंश में किया है। यहाँ पर हम देख लीजिए कि ये डायरी यानी क्या। तो डायरी इसका मतलब ये है कि यह निजी विधा है। लेखक जो अपने बारे में जो कुछ लिखता है या दैनंदिन हम कहते हैं, हर रोज जो घटनाएं घटित होती है जो लिख कर रखता है उसको डायरी कहा जाता है। यह डायरी लेखन की विधा जो है स्वतंत्र रूप से इसको मान्यता विद्वान तथा समीक्षक या साहित्यिक नहीं दे रहे हैं। यानी डायरी लेखन को स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकृति देने के बारे में साहित्यिक
असमीक्षक दोनों भी आज भी नकार रहे हैं स्वीकृति देने के बारे में। थोड़े से विवाद हो रहे हैं उनके बीच में, यानी स्वतंत्र विधान नहीं मान रहे हैं। फिर भी आजकल उसको मान्यता थोड़ी बहुत का हो, एक साहित्यिक रूप में उसको मान्यता मिल रही है। डायरी लेखन का विकास जो हम देखते हैं वह पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से ही हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल, जैसे कि आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ, गद्य की विविध जो विधाएं हैं, जैसे कि हम कहते हैं कहानी है, उपन्यास है, या जैसे कि अन्य बहुत सारे नाटक है या जीवनी है, वो जो है सभी विधाएं जो है, या निबंध है, यात्रा वर्णन है, यह सभी गद्य की विधाएं हैं। और यह गद्य की विधाओं का प्रारंभ जो है वह प्रारंभ या विकास वह पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से ही हिंदी साहित्य में हुआ है। यानी जैसे पाश्चात्य साहित्य का सीधा प्रभाव बंगाल के साहित्य पर पड़ा और बंगाल के साहित्य का या बांग्ला साहित्य का प्रभाव जो है हिंदी साहित्य पर पड़ा। और यहाँ पर ये जो विधाएं हैं, ये गद्य की आधुनिक विधाएं, इसका विकास जो है ये हिंदी साहित्य में हुआ। डायरी लेखन जो है वह भी विधा पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से ही उत्पन्न हुई है। इस साहित्य का शुद्ध रूप कहने के बजाय, यानी जैसे कि हम कहते हैं साहित्य का ये शुद्ध रूप है, ये साहित्य के शुद्ध रूप कहने के बजाय अर्ध साहित्य गद्य रूप यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कि आजकल विद्वान, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि यह डायरी जो है वह डायरी को साहित्यिक रूप में या स्वीकारने में, साहित्यिक रूप में स्वीकारने में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। तो आजकल उसको अर्ध साहित्यिक गद्य रूप के रूप में स्वीकारा जा रहा है। इसमें लेखक अपने जीवन या जीवन के किसी महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर डायरी लिखता है। यथार्थ को संक्षेप में इस प्रकार वह व्यक्त करता है कि उसका विस्तार बहुत कम होता है, यानी बिना विस्तार से ही वह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यानी डायरी जो है होती है, उस डायरी में लेखक जो अपने बारे में या स्वयं के बारे में संक्षेप में बहुत बताता है, उसका विस्तार नहीं करता है, लेकिन यह संक्षेप में जो भी बताता है उससे सब कुछ समझ में आ जाता है। इसमें व्यंग्य और वर्णन की सजीवता डायरी लेखन की प्रमुख विशेषता है। देखिए क्या बताया मैंने, व्यंग्य और वर्णन की सजीवता, यह डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताएं होती है। इसमें डायरी लेखक घटना वर्णन के साथ साथ आत्मविश्लेषण संबंधी उन परिस्थितियों को भी चित्रित करता है जिसमें उसका व्यक्तित्व मुखरित हो उठता है। यानी उन्होंने जीवन में जो भी जिया है, जो भी भोगा है या जो भी अनुभव लिए है, वह डायरी के माध्यम से वह लिखता है। वह उसका व्यक्तित्व जो जिस प्रकार से जिस परिस्थिति से आता है, उसी परिस्थिति के कारण उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार से बन जाता है, तो वह मुखरित होता है, प्रकट होता है, स्पष्ट हो जाता है। डायरी लेखन के दो प्रकार होते हैं, एक है साहित्यिक डायरी और दूसरी है ऐतिहासिक डायरी। साहित्यिक डायरी में लेखक को साहित्यिक डायरी में लेखक का व्यक्तित्व दिखाई देता है, तो ऐतिहासिक डायरी में घटनाओं की यथार्थता प्रतिबिंबित होती है। हिंदी में सन 1930 से डायरी लेखन का प्रारंभ हुआ। देखिए यह आधुनिक काल की विधा हम मान सकते हैं। आधुनिक काल के नहीं, जैसे कि उसके बहुत दिन नहीं हुए हैं, 1930 यानी 70 और 20 तो 80 90 साल हो गए डायरी लेखन की विधा ये हिंदी में शुरू हो गई है। नरेंद्र देव शास्त्री वेदतीर्थ को हिंदी के प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। देखिए कौन, नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, फिर से बताता हूँ, नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ को हिंदी के प्रथम डायरी लेखक का श्रेय दिया जाता है। अधिक से अधिक घटनाओं का वर्णन कम से कम शब्दों में किए जाने वाली इस विधा को
हिंदी साहित्य में विकसित करने वाले डायरी लेखक जो है बहुत सारे हैं डायरी, यानी जैसे कि हम कहते हैं नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ प्रथम है, उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन साथ ही साथ इस डायरी विधा को जो आगे बढ़ाया, इसमें बहुत सारी डायरियाँ जो लिखी गई बहुत सारे साहित्यिकों ने, और उसमें जो नाम आता है वह है घनश्याम दास बिड़ला। उन्होंने डायरी के कुछ पन्ने नाम की डायरी लिखी है। राम प्रसाद रावी, उन्होंने भी बुक सेलर की डायरी, ये डायरी लिखी है। डॉक्टर सुशीला नायर, गांधी जी की कारावास यात्रा, ये एक डायरी उन्होंने लिखी है। सज्जन सिंह, उन्होंने लद्दाख यात्रा की डायरी, ये डायरी लिखी है। निर्मला देशपांडे की सर्वोदय पदयात्रा, दामोदर दास मुंडा की विनोबा के साथ, और इलाचंदर जोशी मेरी डायरी के निरस पृष्ठ, ये डायरिया हिंदी के साहित्यकारों ने प्रसिद्ध बहुत सारी ऐसी लिखी है। और भी कुछ बहुत सारी डायरियाँ हैं, लेकिन ये जो है कुछ प्राथमिक या प्रमुख डायरिया उन मैंने नाम बताया आपको। इस विधा के अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने बताया कन्हैयालाल मिश्र हैं, धर्मेंद्र भारती है, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त है, रामदरस मिश्र है, का योगदान भी उस डायरी विधा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय है। हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह है डायरी अकेलापन और पार्थक्य, जैसे कि इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया है आपको, लेकिन इसका जो कथानक है यानी जो जानकारी है या अगले पीरियड में हम देखेंगे। तब तक हम रुकते हैं। धन्यवाद।